Hello and welcome to Property Guru presented by Signature Global, making India affordable। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो हम बीच बीच में आपके लिए प्रॉपर्टी गुरु के कुछ स्पेशल एडिशंस लेकर आते रहते हैं, जहां पर हम सवाल जवाब से हटकर थोड़ी सी विस्तार से बातचीत करते हैं मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में। तो इस बार हम बात करेंगे देश के लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में, क्योंकि जो जनवरी से मार्च तक का क्वार्टर रहा है इस साल का, वहाँ पर एक ज़बरदस्त सेल देखने को मिली है इस सेगमेंट के अंदर, जहाँ पर कई सौ परसेंटेज टर्म्स में इस प्रॉपर्टी के सेल में उछाल देखने को मिला है। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है, आखिर क्यों इस तरीके से प्रॉपर्टी सेल्स जंप कर गए, और ख़ास तौर पे एक ऐसे सेगमेंट में जहां पर हमने एक हमेशा स्टैग्नेशन देखा था। और अभी तो होम लोन, हालांकि इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदने वालों को कई बार होम लोन की ज़रूरत नहीं रहती है, उनके भाव ऊपर जाने के बावजूद भी यहाँ पर ये ट्रेंड कैसे ज़ोर पकड़ रहा है और ये पूरे मार्केट के लिए किस तरीके का एक संदेश देता है, ये बात भी हम इस पर देखने की कोशिश करेंगे। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिनव जोशी साहब, हेड ऑफ रिसर्च CBRE इंडिया। और अभिनव साहब से खास बातचीत इसके लिए भी क्योंकि ये जो पूरी रिपोर्ट तैयार की है वो CBRE ने ही तैयार की है, जिसमें सारा डेटा कोलेट किया गया है और ये बताया गया है कि इन 3 महीनों में इतना ज़बरदस्त प्रॉपर्टी सेल क्यों देखा गया लग्जरी मार्केट में। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अभिनव, बहुत स्वागत है आपका। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि कहीं 200%, कहीं 300%, कहीं 13 गुना, कहीं 10 गुना, इतना ज़्यादा सेल्स, क्या रीज़न है इसके पीछे? धन्यवाद विपिन जी। देखिए, लग्जरी हाउसिंग का जो कैचमेंट होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। ये एक छोटा सेगमेंट है हाउसिंग का। वो कैचमेंट ना मॉनेटरी टाइटनिंग से ज्यादा इम्पैक्ट होता है, ना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस उसको ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं HNIs की, यहाँ हम बात कर रहे हैं NRIs की, यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स की, सर्विस सेक्टर के सीनियर लीडर्स की। और उनका एपेटाइट लग्जरी हाउसिंग के लिए काफी बड़ा है पिछले 1 से 1.25 साल में। जब भी कोई रिसेशन होता है या कोई क्राइसिस होती है, उसके बाद अगर हम रिकवरी देखें तो स्टार्टिंग रिकवरी होती है मास सेगमेंट से, मिड इनकम हाउसिंग या बजट हाउसिंग से। और जब टेल एंड होती है रिकवरी की, वो जाती है टुवर्ड्स द एक्सपेंसिव सेगमेंट, जहां पे आपका प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट्स बेहतर परफॉर्म करते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अगर हम बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज देखें इंडियन इकोनॉमी में या ग्लोबली भी, रियल एस्टेट का कंपैरिजन सबसे पहले होता है इक्विटी मार्केट से। और इक्विटी मार्केट ने 2020-2021 में काफी अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन 2022 से लेकर अब तक फॉर वेरियस रीजंस रिटर्न उतना बेहतर नहीं रहा है और थोड़ी वॉलेटिलिटी भी रही है। इन इन्वेस्टर्स के लिए या जो जेन्युइन एंड यूजर्स भी हैं इसमें, उनके लिए ये बहुत मैटर करता है। तो इसलिए काफी कैपिटल आपका इक्विटी मार्केट से अब लग्जरी रियल एस्टेट की तरफ आ गया है, और डेवलपर कम्युनिटी ने पहले से ही भाग लिया था, क्योंकि इनमें से काफी उनके लॉयल कस्टमर्स भी हैं। तो इसी के साथ आप देखेंगे कि सप्लाई भी 2022 में और फर्स्ट क्वार्टर 2023 में बढ़ी है। तो सप्लाई और डिमांड का काफी मैच भी रहा है। इसके अलावा एक आखिरी रीजन ये है कि पेंडेमिक के बाद इस तरह की क्राइसिस का नेचर था, बड़े घरों का जो एक सपना है हर किसी का, लार्जर साइजेस, बेटर क्वालिटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ओवरऑल डिमांड प्रीमियम और लग्जरी में उस वजह से भी बढ़ी। राइट, तो चलिए थोड़ा एक एक करके सिटी वाइज ले लेते हैं। आपकी रिपोर्ट 7 बड़े शहरों का जिक्र करती है, और यहाँ पर जिन शहरों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है उसमें से टॉप 2 शहर है। एक तो हैदराबाद, जहाँ पर 800% का ग्रोथ है। पुणे में 1300 यानी 13 गुना का इजाफा। तो हैदराबाद, पुणे, ये काफ़ी स्टेबल से मार्केट है। कोई खास कारण यहाँ पर इतना ज़्यादा जंप देखने को मिला? देखिए, वजह वही है जो मैंने पहले स्टेट करी। जो ये परसेंटेज ग्रोथ हमें देखने को मिला है, जो उछाल देखने को मिला है, वो इसलिए है क्योंकि उससे पहले 2021 में मार्केट बहुत छोटी थी, नए लॉन्चेस बहुत कम थे और उस वजह से सेल्स भी बहुत सीमित थी। चूंकि आपका इकोनॉमिक मोमेंटम स्ट्रांग है और ये दोनों लीडिंग सिटीज हैं, इस वजह से लग्जरी हाउसिंग में भी एक तरह से आप कहीं उछाल आया है। तो ओवरऑल परसेंटेज वाइज देखें, ये एक बेस इफेक्ट भी हो सकता है, बट मार्केट में एक्सपेंशन इन 2 मार्केट्स में भी रहा है, क्योंकि आपके टॉप 6 और 7 सिटीज जो हैं वो डायरेक्टली बेनिफिट करते हैं अगर इंडियन इकोनॉमी इफ इट कंटिन्यूज टू ग्रो।
अब इसमें दो ऐसे शहर भी हैं, मुंबई जहां पर ये ग्रोथ बाकी के मुकाबले छोटी दिखाई देगी लेकिन है 44% की, लेकिन बेंगलुरु में ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रही। तो अगेन आपने बेस इफेक्ट की बात की, तो क्या इन दोनों शहरों में पहले से ही बिक्री बेहतर थी लग्जरी हाउसिंग की? मुंबई तो हम कह सकते हैं कि चलिए वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट, यहाँ तो एवरेज घर ही 1 करोड़ के ऊपर का हो जाता है, हालांकि आपका बेंचमार्क यहाँ 4 करोड़ से ऊपर का है। तो इन दोनों शहरों में ये नंबर थोड़ा नीचे है, इसके पीछे के रीजंस? देखिए, इसके पीछे की रीजन यही है, हर मार्केट अलग होती है। क्या ऐसी लोकेशंस हैं, क्या वहां पे लैंड पार्सल्स अवेलेबल हैं जहां पर नई सप्लाई आ पाए? हमारे नंबर्स जो सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस है उनको केटर नहीं करती है। तो सेकेंडरी मार्केट में डेफिनेटली आपकी इन सारी मार्केट्स में तेजी रही होगी, लेकिन जो बिल्डर लॉन्चेस हैं वहां पर उनकी सेल्स में मुंबई और बैंगलोर में आप देखेंगे ग्रोथ रिलेटिवली कम है, क्योंकि मुंबई की मार्केट ऑलरेडी 2021 से इट हैड स्टार्टेड टू ग्रो और लिमिटेड है जनरली साउथ और सेंट्रल मुंबई में, कुछ लोकेशंस में। बैंगलोर में भी यही है, जनरली सेंट्रल बैंगलोर या तो फिर व्हाइटफील्ड का एरिया या टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट नेपाल एक्सेट्रा। तो कुछ लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं और वो लॉन्च हुए, उस वजह से उनमें सेल्स देखने को मिली है। तो ये एक सप्लाई लेड सिचुएशन भी है। अच्छा, अब एक सवाल उठेगा सस्टेनेबिलिटी का। ये 3 महीने तो हमने देखे, तो क्या अभिनव एक रीजन जो हमने बजट में अनाउंसमेंट आता हुआ देखा कि जो डिडक्शन ऑफ कैपिटल गेन्स है उसे कैप कर दिया गया 10 करोड़ तक, इसलिए भी बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये सर्ज आपको देखने को मिल रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर खत्म हो उससे पहले लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी, खासतौर पे इन्वेस्ट किया लग्जरी प्रॉपर्टी में। ये एक वजह हो सकता है, इस पे आप पूरी क्लैरिटी नहीं आई है। हालांकि इसका इम्पैक्ट ज्यादातर सेकेंडरी मार्केट पे ज्यादा होगा। प्राइमरी मार्केट बिल्डर सेल्स पे इसका इम्पैक्ट उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बट ये भी एक वजह हो सकती है कि इससे पहले कि ये जो प्रोविजन है ये इम्प्लीमेंट हो, काफी बायर्स ने मार्केट में ऑलरेडी अपनी ट्रांजैक्शंस क्लोज कर ली। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा आगे के सिनेरियो को देखते हैं अभिनव। तो अब ये 3 महीने तो बहुत शानदार रहे, मल्टीपल फोल्ड की ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक रीजन, चलिए अगर ये होता है, आपने कहा प्राइमरी मार्केट पे उतना असर नहीं जितना सेकेंडरी पे, लेकिन आगे चलते हुए किस तरीके के सेंटिमेंट आप देखेंगे मार्केट में? क्योंकि अगेन थोड़े इकोनॉमिक साइड पर मैं कहूंगा कंसर्न जैसी चीजें हैं, क्योंकि एक ग्लोबल लेवल पे कंसर्न है, हम उससे पूरी तरह बच नहीं पाएंगे। बहुत सारे आपने एनआरआईज का जिक्र किया जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा इससे बाइंग के अंदर। तो क्या यहां से चलते हुए ये थोड़ा इम्पैक्ट होगा या इसी मोमेंटम को हम बनता हुआ देखेंगे? देखिए, मोमेंटम इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, रिसेशन तो ऑब्वियसली भारत में नहीं आएगा, लेकिन एक स्लो डाउन हो सकता है। उसका इम्पैक्ट आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है, लेकिन फेस्टिव सीजन में स्पेशली फोर्थ क्वार्टर में हम ये देखेंगे कि क्योंकि इंसेंटिव्स काफी होते हैं, काफी फैसिलिटीज और अकोमोडेशन होता है डेवलपर कम्युनिटी से, तो एक उछाल फिर से आ सकता है सेल्स में। ओवरऑल एक्सपेंशन हो चुका है रेजिडेंशियल मार्केट में। इवन प्री कोविड अगर हम कंपेयर करें, ये नंबर्स ऑलमोस्ट दुगने या तिगुने हैं, ना सिर्फ लग्जरी में बल्कि बाकी सेगमेंट्स में, क्योंकि एक जेन्युइन एंड यूजर डिमांड है प्रॉपर्टी परचेज के लिए और होम ओनरशिप की। तो हो सकता है वो डिमांड थोड़ी सी रिपेल हो जाए या डिले हो जाए, या वो ट्रांजैक्शन क्लोजर्स जो है वो थोड़े डिले हो जाए और लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच करें, लेकिन वो डिमांड मार्केट में वापस आए। ठीक, चलिए, तो नजर रहेगी एक सेगमेंट जिस पर काफ़ी नज़र रहती भी है, क्योंकि हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पे डिमांड कैसी है, उस हिसाब से एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश होती है। तो पहले 3 महीने इस साल के ज़ोरदार डिमांड, मल्टीपल फोल्ड डिमांड आगे चलते हुए कैसी रहती है, कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, जो अभिनव ने हमें बताया। नज़र रखेंगे उस पर। एक छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो थोड़ा इन जनरल हम मार्केट की बात करेंगे अभिनव के साथ, कि फिलहाल बाकी मार्केट अदर देन लग्जरी सेगमेंट क्या कह रहा है, आगे चलते हुए किस तरीके का नजर आएगा, एंड थ्रू आउट द ईयर, रेस्ट ऑफ द ईयर किस तरह की डिमांड वहां देखने को मिलेगी। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रही। सास, बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत। एक धमाकेदार लाइव शो। आज हमको दुबई जाना है, अमरावती, लखनऊ, दरभंगा, बिहार। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। बिगनर हूँ, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स होने चाहिए। 100 शेयर्स है मेरे पास, गोइंग डाउन। उसको रखना चाहिए, बेच देना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। तो 900 का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। देखिए
सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 26,555 में लिया था। 3700 रुपए पर शेयर का लॉस है इनको। स्टॉप लॉस 21,700 का लगा के इसे होल्ड करें। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें? बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1360 किया करता है, होल्ड कीजिए। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। इनको 340 के स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Canara Bank. Together we can. एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरितमानस पे इस तरीके की टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन आपका वापस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वो सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। वो चीज जो कि कल हमारे हक में थी स्लिप कर रही है हमारे फेवर में। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स पूरी तरीके से हावी हैं। तो यहीं पर हमने देखा है वो अच्छा खासा रुझान खरीदारी का बना है। जाने माने एक्सपर्ट के साथ। निफ्टी के पैटर्न को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। देखिए कमाई का अड्डा के प्रायोजक हैं सर्वो 40 एक्स्ट्रा। Can't do without it. कुछ ऐसा ही महसूस होता है ना जब आपकी कमाई पर टैक्स की कैंची चलती है, लेकिन अब आपको टैक्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स हो या GST से जुड़ा कोई भी सवाल दिग्गज टैक्स एक्सपर्ट के साथ मैं करूंगा आपकी हर उलझन दूर। देखिए टैक्स गुरु अब इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आज हम बात कर रहे हैं देश की प्रॉपर्टी मार्केट की, खासतौर पे लग्जरी सेगमेंट के घरों की। हमने बात की ब्रेक से पहले, जहां पर जनवरी से लेकर मार्च के बीच में मल्टीपल फोल्ड डिमांड राइज देखने को मिला। और क्या इसकी वजह रही, आगे चलते हुए कैसा मार्केट रहेगा, अभिनव से हमने बातचीत की। हमारे साथ शो में बने हुए हैं हेड ऑफ रिसर्च CBRE इंडिया अभिनव। इसके अलावा इन जनरल अगर हम बात करें तो आपकी रिपोर्ट बाकी चीज़ों पर भी नज़र डालती है। मसलन अगर हम एक ओवरऑल बिक्री की बात करें, 78,700 यूनिट्स ये बिके हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 8,000 से कुछ ज़्यादा यूनिट्स है। तो सेल्स वहाँ से भी बढ़ता हुआ नज़र आया। इन जनरल मार्केट का ट्रेंड क्या कह रहा है अभी? देखिए इन जनरल ट्रेंड यही है कि अक्रॉस सेगमेंट्स एक एक्सपेंशन देखने को मिला है पिछले कई क्वार्टर्स में, और वो एक्सपेंशन फर्स्ट क्वार्टर में भी कंटिन्यू रहा। ये काफी एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट था, क्योंकि एंटिसिपेशन ये था कि मॉनेटरी टाइटनिंग का इम्पैक्ट होगा और हो सकता है सेल्स स्लो डाउन हो, बट सेल्स स्लो डाउन नहीं हुए। और रेजिडेंशियल एकमात्र ऐसा सेगमेंट है रियल एस्टेट में जहां पे क्वार्टरली बेसिस पे भी और एनुअल बेसिस पे भी सेल्स हैव गॉन अप, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर 2023 के परफॉर्मेंस देखें। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड, जैसे मैंने पहले भी कहा, आने वाले कुछ महीनों में स्पेशली मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल बजट हाउसिंग, ये दो सेगमेंट्स हैं जहां पर थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है मॉनेटरी टाइटनिंग का। अफोर्डेबल हाउसिंग पे तो ऑलरेडी हमें इम्पैक्ट दिख रहा है, क्योंकि वहां पर ना डिमांड साइड ना सप्लाई साइड इंसेंटिव्स अब बचे हैं। मार्जिन्स काफी कम हो गई हैं डेवलपर्स के लिए, और आपके मॉर्गेज रेट्स की इंक्रीज की वजह से EMIs पे असर पड़ा है और बजट पे असर पड़ा है। वो इम्पैक्ट थोड़ा जारी रहेगा। हालांकि दिख रहा है कि हम मॉनेटरी टाइटनिंग के ऑलमोस्ट एंड फेज में आ पहुंचे हैं, लेकिन एक लैग्ड इम्पैक्ट मिड इनकम सेगमेंट पर भी दिख सकता है। उस वजह से सेल्स थोड़ी सी, या जो आपका मोमेंटम है सेल्स की ग्रोथ का, वो थोड़ा सा सब्ड्यू हो सकता है। लेकिन टुवर्ड्स द फेस्टिव सीजन अगेन देयर विल बी अ जंप, और उसके बाद अगर एक इकोनॉमिक रिकवरी होती है या मॉनेटरी पॉलिसी आपकी थोड़ी अकोमोडेटिव होती है, देन 2024 में वी कैन एक्सपेक्ट मच बेटर परफॉर्मेंस। और एक सेंटिमेंट का कोई असर आप देखते? देखिए मॉनेटरी टाइटनिंग तो सीधा आपके जेब पे असर डालता है, क्योंकि एक मिड लेवल या मिड सेगमेंट या उससे नीचे के सेगमेंट में आदमी पहले EMI कैलकुलेट करता है। लेकिन ओवरऑल जो थोड़ा सेंटिमेंट है, थोड़ा जॉब को लेकर या ओवरऑल मार्केट को लेकर, क्या उसका भी थोड़ा बहुत असर यहाँ पड़ेगा? हाँ जी, उसका भी असर पड़ेगा,
क्योंकि अगर जॉब मार्केट थोड़ी सी वीक होती है, अगर आपका इकोनॉमिक सिनेरियो थोड़ा सा सबड्यू होता है आने वाले स्पेशली 6 महीने में, 6 से 9 महीने में, तो जैसे मैंने पहले कहा, बायर्स अपने जो बाइंग डिसीजंस हैं वो डिले कर सकते हैं। वो कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि जेन्युइन एंड यूज डिमांड है, बट वो डिले कर सकते हैं, लेकिन वो डिमांड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर या 2024 में मार्केट में वापस आ सकती है। चलिए, हमें भी लगता है कि शायद ऐसा ही हो, क्योंकि कई सारी चीज़ें हुई, इंटरेस्ट रेट तेज़ी से ऊपर गए, कोरोना के कई साइकिल्स बीच में हो गए, लेकिन डिमांड बरकरार रही है अभी तक। तो आगे वाले समय में कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनका हम एक अंदेशा ही लगा सकते हैं यहाँ से, जैसा अभिनव बात भी कर रहे हैं कि मे बी रेपो रेट क्या रहता है, उसके ऊपर आरबीआई किस तरह से फैसला लेता है ब्याज दरों के ऊपर, उस पर, और साथ में एक जॉब सिनारियो या ओवरऑल इकोनॉमिक सिनारियो क्या रहता है, उनका इम्पैक्ट ज़रूर आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल तो खबर यही कि भाई लग्जरी सेगमेंट ने बहुत शानदार किया जनवरी से लेकर मार्च के बीच में, और इन जनरल भी मकानों की बिक्री बढ़ती हुई नज़र आई है। हाँ, अगले 9 महीने इस साल के जो बच जाते हैं उनमें देखना होगा कि किस तरीके से प्रॉपर्टी मूव करती है, लेकिन फिलहाल तो चीज़ें अच्छी हैं और लगता है मोमेंटम बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया अभिनव इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, और ब्रेक के बाद कुछ और चीज़ें आपको बताएंगे, कुछ बढ़िया शानदार। सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत। एक धमाकेदार लाइव शो। आज हमको दुबई जाना है, अमरावती, लखनऊ, दरभंगा, बिहार। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। बिगनर हूँ, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स होने चाहिए। 100 शेयर्स है मेरे पास, गोइंग डाउन। इसको रखना चाहिए, बेच देना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। तो 900 का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। देखिए, सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 26,555 में लिया था। 3700 रुपए पर शेयर का लॉस है इनको। स्टॉप लॉस 21,700 का लगा के इसे होल्ड करें। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1360 किया सकता है, होल्ड कीजिए। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। इनको 340 के स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा मैं। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Canara Bank. Together we can. फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन। मेजरली आपको वो शेयर तेजी में दिखाई पड़ेंगे जहां पर हैवी वेट्स या बाइंग है भी तो बहुत सेलेक्टिव है, लेकिन प्रेशर बैंक्स में। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। एक मोमेंटम चालू हो गया बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स सेल टारगेट्स 37,500 भी लेके जा सकता है। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 1640 की कॉल में आप लॉन्ग जाएंगे, 66 रुपए का टारगेट और करीब 42 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं एंजल वन। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन आपका वापस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वो सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। वो चीज जो कि कल हमारे हक में थी स्लिप कर रही है हमारे फेवर में। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स पूरी तरीके से हावी हैं। तो यहीं पर हमने देखा है वो अच्छा खासा रुझान खरीदारी का बना है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ। निफ्टी के पैटर्न को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। देखिए कमाई का अड्डा के प्रायोजक हैं सर्वर 40 एक्स्ट्रा, कांट डू विदाउट इट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। और अब कुछ और बातें। गुरुग्राम में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, सिग्नेचर ग्लोबल और काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के सौजन्य से क्लीनर एयर एंड बेटर हेल्थ प्रोग्राम के तहत पहली बार एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क को शुरू किया गया है। इससे कंस्ट्रक्शन साइटों पर प्रदूषण नियंत्रण और साफ सफाई को बढ़ावा मिलेगा। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है इस प्रोग्राम में। एयर पोल्यूशन पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ दोनों के लिए एक चिंता का विषय है। WHO के आंकड़ों से पता चलता है कि आज ग्लोबल पॉपुलेशन का 99% से अधिक हिस्सा अनहेल्दी एयर पोल्यूशन के संपर्क में है। परिवहन, उद्योग, बिजली उत्पादन,
और निर्माण जैसी मानव जनित गतिविधियां वायु प्रदूषण में योगदान करती हैं। शहरों में तेजी से हो रहे शहरीकरण के परिणाम स्वरूप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हमारे शहरों में एयर क्वालिटी में सुधार लाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड और CEEW ने और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID द्वारा समर्थित क्लीन एयर एंड बेटर हेल्थ CABH परियोजना के तहत हाल ही में गुरुग्राम में अपनी तरह के पहले एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क के डिप्लॉयमेंट की घोषणा की। नेटवर्क में 9 एयर क्वालिटी मॉनिटर और एक ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन शामिल है, जिनसे डेटा रिसर्च टीम और डेवलपर्स को एक डैशबोर्ड के माध्यम से उपलब्ध होगा, जो विभिन्न ऑन साइट निर्माण गतिविधियों के दौरान प्रदूषण लेवल को कैप्चर करेगा। नेटवर्क निर्माण स्थलों पर प्रदूषण गतिविधियों के रेगुलेशंस को मजबूत करेगा और क्लीन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देगा। Signature Global has always been active towards the environment and played its role. Today we will discuss and learn in detail about what can be done in the direction by self-regulation in association with CEW in air pollution at the construction site. With this initiative, Signature Global will be able to contribute towards reducing the pollution at the site. It is expected that after this initiative, other developers will also show their interest towards this activity and cooperate in reducing the air pollution and will also start such initiative themselves. अभी हम जो पोल्यूशन कंट्रोल की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, अभी तक ये नहीं मालूम किसी भी मतलब सरकारी एजेंसी को किसी को भी कि किस चीज़ से कितना पोल्यूशन होता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम कंस्ट्रक्शन से कितना पोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं या उसका सोल्यूशन क्या है। उसके ऊपर स्टडी हम लोग करवा रहे हैं एक लोग, और वो जल्दी मुझे लगता है हम लोग आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे और उसके बाद रिजल्ट निकलना चाहिए। तो मैं तो काफ़ी पॉजिटिव हूँ, बट ये है कि हमें शुरुआत कोशिश तो सभी को करनी पड़ेगी। एक खास कार्यक्रम के माध्यम से सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड और CEEW ने इस अभियान की शुरुआत की। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए समाधान खोजने में सहयोग करने के लिए ये इनिशिएटिव सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड और CEEW के बीच एक MOU का हिस्सा है। CABH प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत में वायु प्रदूषण के प्रभावों को कम करना, जागरूकता फैलाकर समुदायों को सशक्त बनाना और रिसर्च को सशक्त करना है। जो मेट्रो सिटीज हैं या जो NCR एरिया है खास करके, उसके अंदर हो क्या रहा है, हर साल कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे NGT जो है बैन लगाती है। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को होता है। जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए रुक जाते हैं और दोबारा से उसको रिवैम्प होने में 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। तो ऐसे में जो पूरा साइकिल है वो हर साल 3 महीने तक इम्पैक्टेड रहता है। सिग्नेचर ग्लोबल और CEW ने एक ऐसी पहल की है जिससे हमने अपनी एक साइट पर पायलट प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि ये हम मेजर कर पाएं कि किस किस एक्टिविटी से कंस्ट्रक्शन के अंदर जो पॉल्यूशन है वो ज्यादा होता है। तो इस संस्था के माध्यम से उन्होंने वहां पे मॉनिटर लगाए हैं लगभग 9 से ज्यादा, और कुछ ऐसी चीजें वहां पे उन्होंने की हैं जिससे डाटा गैदरिंग करेंगे और जितनी एक्टिविटी नेक्स्ट 6 मंथ में या 1 ईयर तक चलने वाली है उनका डाटा गैदरिंग करके जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हैं उनको प्रेजेंट करेंगे कि इस एक्टिविटीज से ऐसा होता है, और जो ऐसी एक्टिविटी जिनसे पॉल्यूशन बहुत कम होता है उनको कम से कम चलने दिया जाए, उनको ना रोका जाए। अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट में सबसे बड़े निर्माताओं में से एक सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड अपनी साइट पर क्लीन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को हमेशा से ही प्राथमिकता देता आया है। क्लीन कंस्ट्रक्शन मेजर्स में रेगुलर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, क्लीनर टेक्नोलॉजीज को अपनाना और निर्माण कर्मचारियों के बीच व्यवहार परिवर्तन को कम करने के लिए ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर शामिल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट डैशबोर्ड का लॉन्च हुआ है, जो डिफरेंट ऑन साइट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में पोल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशंस को कैप्चर करेगा। The Council on Energy, Environment and Water, CEW, and its partner institutions are working on this Cleaner Air, Better Health project, which is supported by USAID. As part of this, we are collaborating with Signature Global to look at how new approaches towards managing construction activities, measuring air pollution from those construction activities, and then abating those emissions can help to contribute towards our global effort towards reducing air pollution.
इस वक्त 9 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स और एक ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन का डिप्लॉयमेंट सिग्नेचर ग्लोबल इंपीरियल सेक्टर 88 गुरुग्राम की कंस्ट्रक्शन साइट पर किया गया है, ताकि एयर क्वालिटी और मेटेरोलॉजिकल डेटा को कैप्चर किया जा सके। ये डैशबोर्ड सारे मॉनिटर्स से रियल टाइम इंफॉर्मेशन को कोलेट और मॉनिटर करता है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में क्लीन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना है। It's a unique product for me, at least. So far, I am heading this committee of the Presidential Committee of the Environment for the last 4 years. Mostly NCR builders has taken environment clearance from us, but nobody has so far taken up such project to improve environment. So my humble submission is, you should consider those activities which can really help the society, to the environment and the society both. That is called sustainable development as per my point of view. Not only we have a study and then submit to the government of India and we forget. No, you have to pursue it to get it achieved. There is still time. अभी दिवाली बहुत दूर है, तो you can do something and these are good. अगर ये सेंसर से आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, you can, I think it's a great contribution to the society. हमने कंस्ट्रक्शन साइट से एयर पोल्यूशन कम करने के लिए CEW से करार किया है। CEW और सिग्नेचर ग्लोबल का एक साझा प्रयास है कि हम ऐसे कुछ तरीके ईजाद करें जिससे हम हर साल जो कंस्ट्रक्शन बैन की परेशानी से हम दो चार होते हैं और उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमको पड़ता है, हमारे स्टेक होल्डर को पड़ता है और ऑन गोइंग साइट्स को पड़ता है, इसका हम एक सॉल्यूशन खोजें, एक इसका उपाय खोजें। तो देखा आपने सिग्नेचर ग्लोबल, USAID और CEW के प्रयासों से कैसे गुरुग्राम के आसपास के इलाकों में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। ये एक अच्छी पहल है जिससे क्लीन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिलेगा और ये वक्त की डिमांड भी है। तो चलिए, इस हफ्ते इस प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते